डिजीज के बारे में, फूड्स के क्रॉप के बारे में पूरी जितनी भी उनकी डिजीज़ लग रही थी उसके बारे में पूरा अपने स्टडी कर रहे थे। तो आज अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में पढ़ेंगे सिट्रस की डिजीज़ेस। ठीक है, तो सिट्रस क्रॉप में जितने भी जो डिजीज़ होती है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेनली आप देखिए कि सिट्रस में आपके सिलेबस में 3 डिजीज़ दी हुई है। ठीक है, उन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिट्रस गमोसिस, एक रहेगी सिट्रस कैंकर और सिट्रस डाईबैक। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या है, फिर आगे उनका डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है सिट्रस गमोसिस। तो नाम से ही पता चल रहा गमोसिस है, तो इसमें क्या होता है कि मेन इसका सिम्टम क्या रहेगा कि इसमें गम लाइक एक लिक्विड निकलता है प्लांट की सरफेस से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे पौधे को क्या है कि नुकसान पहुंचता रहता है। और उसको ये जो गमोसिस है इसको फ्रूट रोट भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होगा कि रोटिंग हो जाती है। रोटिंग मतलब आपको बताया हुआ है सड़न हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो प्लांट है वो पूरी तरह से सड़ जाता है। उसका जो मतलब कि रोटिंग में आपका बताया था कि मेन सिम्टम उसका क्या रहता है कि जैसे ये कोई भी प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका स्टेम पोर्शन है, यहाँ से इसकी ये इसकी रूट्स है। ठीक है, तो रोटिंग में क्या होगा, उसका मेन सिम्टम क्या रहेगा, जैसे फुट रोट हो गया, फुट रोट हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि ये जो जड़ है और ये स्टेम है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से जड़ है वो स्टेम के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसके ऊपर मेनली इसका सिम्टम देखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो पैथोजन होता है मतलब फंगस जो करती है तो वो यहाँ से इसके अटैक करेगी और धीरे धीरे क्या होता है इस पार्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। यहाँ पे गड्ढा सा पड़ जाएगा और सीवियर अगर केसेस हो जाते हैं, मतलब जनरली अपने जैसे पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्लांट है वो टूट के नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गड्ढा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जो सिम्टम है वो पूरे प्लांट में फैलने लग जाएगा और प्लांट है वो मुरझा जाता है, नॉर्मल उसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन जैसे सिम्टम रहता है। प्लस इसमें जैसे नाम से पता चल रहा गमोसिस मतलब गम लाइक लिक्विड निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैंकर। अगर कैंकर की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस डिजीज़ से, क्योंकि आसपास में जैसे जितने भी अपने जो सिट्रस के प्लांट लगे रहते हैं उनके ऊपर जनरली देखने को मिलता ही है कैंकर। आप किसी भी प्लांट को उठा के देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो कैंकर के अंदर उसका मेन सिम्टम क्या होता है कि प्लांट है उसका या लीफ हो, उसका स्टेम पोर्शन हो, या फिर उसका कोई भी पार्ट हो प्लांट का, मतलब उसके जो कांटे से होते हैं थ्रोन्स। ठीक है, वहाँ पे तो इसमें क्या होगा कैंकर में कि एक जो नॉर्मल जैसे सरफेस रहती है प्लांट की, जैसे लीफ की सरफेस हो गई, स्टेम की सरफेस हो गई, तो वहाँ क्या होगा कि जो नॉर्मल सरफेस होती है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, रफ लाइक हो जाएगी, रफ सी हो जाती है सरफेस, मतलब ऐसे खुरदरी सी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि इससे क्या होता है मेनली जो कैंकर है वो क्या होगा बैक्टीरिया से होती है डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मतलब बैक्टीरिया है वो एंट्री लेने के बाद क्या करता है वहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विड का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है वो पूरी तरह से ऐसे रफ हो जाती है और धीरे धीरे मतलब कि जैसे अपने मुंह पे पिंपल्स नहीं होते क्या, सेम उसी तरह से ऐसे प्लांट के ऊपर भी आपको इस तरह से पिंपल्स देखने को मिलते हैं, मतलब धब्बे से हो जाते हैं, रफ उसकी सरफेस हो जाएगी। तो ये मेनली सिम्टम रहते हैं कैंकर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाईबैक, जो आपको मैंने जनरल क्लास में भी बताया था। डाईबैक में क्या रहेगा कि जो प्लांट है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट रहेगा, ये जैसे कोई प्लांट है तो इसमें क्या होगा मेनली सिम्टम ऐसे इसमें किस तरह से दिखेंगे कि जो प्लांट है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाएगा। फर्स्टली क्या होगा उस ऊपर से ब्रांचेस है उसकी वो सूखेंगी, धीरे 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 क्या होगा पूरा प्लांट है वो सूख जाता है। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम रहता है डाईबैक का। अब अपने इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, इनके बारे में जनरल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब सबसे पहले देखते हैं अपने गम्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि गम्मोसिस क्या होता है, किस तरह से नुकसान पहुंचता है प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गम्मोसिस के दूसरे नाम और क्या क्या है। दूसरे नामों से भी हो सकता है कि पूछ ले एग्जाम में। तो इसको लीफ फॉल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो पत्तियां हैं वो झड़ के नीचे गिर जाती है। या फिर इसको फुट रोट भी बोला जाता है। ठीक है, फुट रोट मतलब क्या होगा प्लांट का जो फुट पोर्शन है। ठीक है, जो मतलब कि फुट पोर्शन या फिर कॉलर रीजन उसको बोल दो कि उसके ऊपर मेनली इसका जो इन्फेक्शन है वो आएगा, वहाँ पे सड़न होगी, इस वजह से क्या है इसको फुट रोट भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट अब इसके बारे में देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, मतलब जो डिजीज़ है वो कहाँ कहाँ आती है,
है, किस तरह से कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा है ज़्यादा, ठीक है। तो जो गमोसिस डिजीज़ है वो वाइड स्प्रेड है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब जहाँ भी सिट्रस की जो क्रॉप लगती है वहाँ पे ये डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। मेनली अपने इंडिया की बात करें तो पंजाब हो गया, असम हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये डिजीज़ वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, गमोसिस से मेनली नुकसान किसके ऊपर पहुँचेगा, मतलब सिट्रस में तो बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, ठीक है, बट गमोसिस किसको नुकसान पहुंचाता है, मेनली इसका जो लेमन होता है ना, नींबू, उसके ऊपर ज़्यादा ये डिजीज़ देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स, जैसे मतलब उसमें ग्रेप वाइन हो गया, मतलब जो नारंगी जो रहती है ना उसके ऊपर, या फिर रफ लेमन हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, इनके ऊपर जो डिजीज़ है ये कम आती है। मेनली जो अफेक्ट किसको करेगी, लेमन क्रॉप को करती है, ठीक है। और साउथ इंडिया के अंदर कॉमनली किसके ऊपर देखने को मिलती है ये डिजीज़, जो स्वीट ऑरेंज रहता है उसके ऊपर देखने को मिलती है ये वाली डिजीज़, ठीक है। ये होगी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम। तो अब अगर इसके सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, प्लांट के ऊपर वाटर सोक्ड लीजन दिखता है, ठीक है। वाटर सोक्ड, उसके ऊपर पेचेस बोल सकते हो आप, पेचेस पड़ जाते हैं, या फिर वाटर सोक्ड लीजन। तो अब वाटर सोक्ड लीजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, इसको समझिएगा कि वाटर सोक्ड मतलब कि जैसे पानी गिर जाता है, जैसे अपने कपड़े के ऊपर जैसे पानी गिर जाता है, उसके बाद में जैसे वो पानी को सोख लेता है कपड़ा, उसके बाद में क्या होता है वहाँ पे किस तरह का एक धब्बा सा पड़ जाता है, पता होता है कि ये कोई किसी चीज़ से धब्बा पड़ा है, ठीक है। तो उस तरह का एक धब्बा पड़ जाता है प्लांट के ऊपर, जैसा मतलब अपने देखते हैं ना कि पानी जैसे सोख लिया जाता है किसी भी सरफेस के द्वारा, तो उसके बाद वो जो धब्बा पड़ेगा उसी तरह का धब्बा है वो प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और वो कहाँ पे पड़ेगा, उसका प्लांट का जो बेसल पोर्शन रहता है, ठीक है। बेसल पोर्शन मतलब कि जो जहाँ से मैंने आपको अभी भी बताया था इसमें कि ये जैसे स्टेम है, ठीक है, ये इसकी रूट्स रहेगी, तो मेनली जो धब्बा होता है वो सबसे पहले कहाँ पड़ता है, इस पोर्शन पे, जहाँ से जो स्टेम है वो रूट के साथ द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको कोलर रीजन भी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे मतलब कि जो स्टेम होगा नियर बाय ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से जस्ट अबव जो पोर्शन रहता है, जो पोर्शन रूट के द्वारा अटैच्ड रहता है, ठीक है, उस पोर्शन पे मेनली आपको क्या दिखेगा, वाटर सोक्ड उस पे लीजन पड़ जाता है। लीजन मतलब कि क्या होता है, एक धब्बा ही होता है, ठीक है, लीजन का मतलब, या फिर वहाँ पे पैचेस आ जाते हैं, वही चीज़ है कि धब्बा सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धब्बा जैसे पड़ गया प्लांट के ऊपर, तो उसकी जो प्लांट की जो बार्क होती है, मतलब उसकी जो छाल रहेगी ना, तो उसके ऊपर जो मतलब कि जो धब्बा होगा वो बार्क होती है वो डार्क कलर की हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे उसका जो नॉर्मल कलर होता है उसके कंपैरिजन वो डार्क कलर की होती जाएगी, और धीरे धीरे जो सिम्टम है वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो लकड़ी तक भी पहुँच जाएंगी, वुड तक। मतलब आपको पता है कि जो प्लांट रहता है उसके ऊपर जैसे ये स्टेम है, ये ऊपर वो ये पूरा कवर्ड रहता है, किससे कवर्ड रहता है, छाल से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट सिम्टम इसका किसके ऊपर आएगा, बार्क के ऊपर आएगा, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये फैलता जाएगा और छाल तक भी वुड तक भी पहुंच जाता है प्लांट के, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मेनली सिम्टम रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा कि इसकी जो बार्क रहती है, मतलब इसकी जो छाल रहेगी वो ड्राई अप हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है। क्रैकिंग मतलब तो समझ रहे हो आप कि जैसे मतलब कि ऐसे कहीं कहीं से इस तरह से मतलब कि कट जाती है वो इस तरह से, ठीक है, उसी को बोला गया है क्रैकिंग। तो उसके अंदर क्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और उसके ऊपर आपको वर्टिकल जो स्ट्राइप्स है वो भी देखने को मिल सकती है। वर्टिकल स्ट्राइप्स मतलब समझ रहे हो, स्ट्राइप मतलब क्या होता है कि एक धारी सी, ठीक है, इस तरह की धारी, जैसे मतलब अपने उसमें पड़ी थी ना वीट की जो स्ट्राइप डिजीज होती है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से धारी सी पड़ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन फैलता जाएगा वैसे वैसे प्लांट के ऊपर वर्टिकल मतलब इस तरह से, ठीक है, एक धारी सी भी पड़ जाती है। तो ये इसका मेनली सिम्टम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, कि जो बार्क का जो बेस पोर्शन है, मतलब कि जो प्लांट का बेस पोर्शन होगा वहाँ की जो बार्क होती है, छाल होती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे स्टेम है उसके ऊपर भी इन्फेक्शन जाएगा, तो स्टेम के ऊपर इन्फेक्शन जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे गर्डलिंग हो जाती है। अब गर्डलिंग मतलब समझ रहे हो, पहले भी एक क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक गड्ढा सा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये स्टेम रहेगा तो इसके ऊपर जैसे जैसे पैथोजन का इन्फेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा
कि इसके ऊपर गर्डलिंग हो जाएगी, ठीक है। गर्डलिंग मतलब यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पे क्या होगा कि खड्डा सा पड़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। मतलब यहाँ प्लांट के जो स्टेम है उसके ऊपर जैसे गड्ढा पड़ेगा तो क्या होगा, इसके जो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी तरह से अफेक्ट होंगे। पौधा है वो अपना भोजन, उसका जो मतलब कि भोजन है वो नहीं बना पाएगा, अपना फूड नहीं बना पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो लेटर स्टेज में क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके सिम्टम देखते हैं, जो मैंने आपको मेनली इसका सिम्टम बताया था जिससे आपको पहचान में आता है, ठीक है। तो गमोसिस, गम से मतलब नाम से पता चल रहा कि इसमें गम का सिक्रेशन होगा, ये वो वाला गम नहीं है, ध्यान रखना कि गोंद लाइक, ठीक है, जैसा गोंद होता है उसी तरह से, ठीक है। तो गम का सिक्रीशन हो जाता है जैसे गोंद होता है उसी तरह से, मतलब जैसे पैथोजन है तो इसमें मेनली फाइटोप्थोरा करेगी, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा क्या करती है वहाँ पे कि एक ऐसा लिक्विड सिक्रीशन होता है वहाँ पे, मतलब कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा वहाँ पे एक ऐसा लिक्विड का सिक्रेशन करेगा। तो जिसको क्या बोला, एक गम लाइक वो लिक्विड रहेगा, जो आपको मतलब कहीं कहीं इसका नाम एक्जुडेशन भी मिल जाता है, मतलब कि एक स्त्राव, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्राव, कि एक गम का वहाँ पे क्या होगा कि स्त्रावित होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है, जो लिक्विड है ये किससे फिलअप रहता है पूरा का पूरा, इसमें जो फंगस के जो स्पोर्स हैं वो भी रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड जैसे ही दूसरे जो प्लांट का पार्ट है उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ भी जो डिजीज़ है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के मेनली इसके सिम्टम होते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, पूरे प्लांट को कवर कर लेता है और पूरे प्लांट में नुकसान पहुँचता है। तो जैसे ये डिजीज़ हो जाएगी, तो डिजीज के होने के बाद में क्या होता है, मेनली जो प्लांट है उसके अंदर ब्लूसम हेविली, मतलब क्या है ब्लूसम हेविली, ब्लूसम्स मतलब होता है फ्लोवरिंग, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर फ्लोवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसमें जो फ्लोवर निकलते हैं ना वो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उसमें फ्लोवरिंग होगी। बट क्या होता है उसमें जो फ्रूट है वो जैसे मतलब कि प्लांट का जैसे फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट बन गया तो वो मैच्योर होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ये इसका मेनली सिम्टम रहेगा, ये इसके मेनली सिम्टम अपने देख लिए एक एक। नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं ईटियोलॉजी की, ठीक है। अब ईटियोलॉजी में अपने अगर फंगस की स्टडी करें, मतलब ये फंगस किस तरह का होगा, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, किस तरह से मतलब इसके मेनली करेक्टर रहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं अपनी ईटियोलॉजी में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका पैथोजन कौन सा रहेगा, फाइटोप्थोरा रहेगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा कि सिट्रस है तो सिप्टोप्थोरा, सॉरी सिट्रोप्थोरा, ठीक है। फाइटोप्थोरा इसकी स्पीसीज हो जाएगी सिट्रोप्थोरा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका देखें फाइलम कौन सा रहेगा, मेस्टिगोमाइकोटिना रहेगा। क्लास ओमाइकोटा क्लास की फंगस है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके जो सेक्सुअल स्पोर रहेंगे वो कौन से रहते हैं, इसके सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर, ठीक है। ओमाइकोटा क्लास की फंगस है तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा रहेगा, ऊ स्पोर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर ये चीज़ आपको नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, इसकी जो ये वाला पोर्शन है इसको आप अगर नहीं याद रहता है तो भी आप मिस कर सकते हो। इसमें मतलब कि अगर 15 मार्क्स की जैसे डिजीज़ आएगी तो ही इसको पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है वो कौन सा रहेगा, पेरिनोस्पोरेल्स रहेगा, फैमिली पेरिनोस्पोरेसी रहेगी, ठीक है। जीनस रहेगा फाइटोप्थोरा और इसकी स्पीसीज कौन सी रहेगी, सिट्रोप्थोरा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा रहेगा। तो माइकोटा का जो भी माइसीलियम रहता है वो कैसा रहता है, ए सेप्टेट माइसीलियम रहता है, ठीक है। ए सेप्टेट का मतलब उसमें सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कहीं कहीं पे आपको नाम सिनोसिटिक माइसीलियम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या रहता है, ए सेप्टेड, मतलब उसमें सेप्टा है वो नहीं होंगे, सेप्टा एब्सेंट रहते हैं, इसी वजह से इसको सिनोसिटिक बोला जाता है। इसके माइकोटा की ये खासियत होती है, ठीक है। उसमें जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक रहता है, ठीक है। और इसमें जो जू स्पोर हैं वो एसेक्सुअल स्पोर रहेंगे, ठीक है। जू स्पोर किस तरह के रहते हैं, ऐसे किडनी शेप का एक स्पोर बनता है उसको, जिसके ऊपर की फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इस फ्लैजिला के कारण वो क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्पोर बनता है इसमें उसको क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं, जो कि क्या रहेगा, ए सेक्सुअल स्पोर रहेगा। और सेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा रहेगा, ऊ स्पोर बनता है, ठीक है।
स्पोर इसमें सेक्सुअल स्पोर रहेगा, जो कि ये जो सेक्सुअल स्पोर है ये डोरमेंट रहता है, कहाँ पे, सोयल के अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये डोरमेंट पड़ा रहेगा सोयल में, और जैसे मतलब क्रोप उसको अपना होस्ट प्लांट मिला, उसी होस्ट प्लांट मिलने के बाद में क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, उसका जर्मिनेशन करेगा, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन उसका आ जाता है, ठीक है। तो ये मेनली इसकी रहेगी इटियोलॉजी। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी या फिर फेवरेबल कंडीशन, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि डिजीज को फेवर करती है ज़्यादा आने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो डिजीज है वो कब ज़्यादा आएगी, मतलब किस तरह से ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा क्रॉप के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होगा कि मेनली जो मतलब बहुत ज़्यादा समय तक, अगर मतलब जैसे ये ट्री है, ठीक है, जैसे ये सिट्रस का मान लिया ट्री है, ठीक है। तो जैसे ये इसका जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब तो समझ रहे हो कि ट्री का जो स्टेम है, ठीक है, ये वाला, तो ये अगर ज़्यादा समय तक, ये इसकी रूट हो गई, ठीक है। तो अगर ज़्यादा समय तक ये क्या होती है कि पानी के कांटेक्ट में अगर रहेगी, कि पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा समय, जैसे यहाँ पे अपना क्या रहता है कि ये जो रूट पोर्शन है वो तो पूरा सॉइल से ढका रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे पानी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि खड्डा सा किया होता है जिसके अंदर पानी भरते हैं ट्री को, ठीक है। तो अगर ज़्यादा समय तक इसका जो डायरेक्ट जो स्टेम है वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होता है, वहाँ पे नमी होगी, और अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो क्या होता है, इसमें अगर स्पोर है प्रेजेंट, तो वो सोइल के अंदर जैसे स्पोर प्रेजेंट है तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद में क्या करेगा, वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि वाटर लॉग्ड एरिया होगा, मतलब वाटर लॉगिंग होगी, मतलब ज़्यादा पानी अगर प्रेजेंट है और हैवी सोइल अगर है वहाँ की, तो ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस डिजीज का जो इंसिडेंस होता है वो मेनली कहाँ होता है, मेनली जो ब्लैक सॉइल होती है उसको ये ज़्यादा इन्फेक्ट करती है एज कम्पेयर टू लाइट सॉइल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो डिजीज़ है वो ज़्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे बारिश होती है, तो फिर क्या होगा कि बारिश होगा, बारिश होगी तो क्या होगा कि पानी है वो जमा हो जाता है प्लांट के पास में, पानी जमा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा नमी होगी, तो नमी के कारण क्या होगा, जो स्पोर है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद में क्या करेगा, प्लांट के ऊपर नुकसान पहुंचाएगा, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे इसमें सिम्टम का डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो ये रहेगी इसकी मेनली फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब जो डिजीज है वो फैलेगी कैसे, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन का ध्यान रखना, उसके अगर आपको प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, इसका अगर आइडिया रहेगा तो आप ये इसका जो डिजीज साइकिल है वो भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, ऊस्पोर के द्वारा होता है, जो कि एक सेक्सुअल स्पोर है, और जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, या तो प्लांट डिब्रीज, अफेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज है, मतलब पहले जैसे जहाँ पे नुकसान पहुंच चुका है, ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज रहेंगे उसके ऊपर ये ऊस्पोर एक्टिव रहता है, या तो कहाँ पे रहेगा, सोयल के ऊपर, जो मतलब प्लांट डिब्रीज है, ठीक है, जो फसल के अवशेष हैं वो जैसे नीचे गिर गए टूट के, तो क्या होगा, जो स्पोर है वो सोइल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे डोरमेंट पड़ा रहता है, और जैसे ही उसको अपना होस्ट मिला वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे सर्वाइव करता है, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज पे होगा, या तो इन्फेक्टेड सोइल के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन रहेगा वो कहाँ पे रहता है, किसके द्वारा होगा, जू स्पोर के द्वारा रहता है, ठीक है। जो कि मतलब कि स्प्रेड आउट कैसे होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे फैलेगा, या तो मतलब कि सॉइल के द्वारा फैलेगा या फिर इरिगेशन वाटर के द्वारा, ठीक है। तो जू स्पोर जैसे इस तरह का रहता है, ठीक है, इसकी जू स्पोर की शेप रहती है इस तरह से, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो फ्लैजिला की मदद से क्या करता है, ये मूवमेंट कर पाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ये जैसे इरिगेशन वाटर होगा, जैसे अपने सिंचाई देते हैं, तो वहाँ क्या होगा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ कैसे जाएगा ये, तो वो क्या होगा, जो जूस पोर है वो पानी में जैसे मतलब इरिगेशन वाटर है, जैसे अपनी सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो उस पानी में क्या होगा कि जो जूस पोर है वो पानी के द्वारा जैसे सिंचाई करेंगे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पानी जाएगा, तो पानी में उसकी मूवमेंट होगी, और वो मूवमेंट करके गति करके दूसरे जो अपना प्लांट है उसके ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका मोड ऑफ स्प्रेड, या फिर इसका जो डिजीज साइकिल है वो इसी से आप बना सकते हो भी, प्राइमरी इन्फेक्शन जैसे सोइल से हुआ, ठीक है, जो सोइल से
से oospore है वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद में क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन कर दिया तो सिम्टम का अपीयरेंस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उसमें स्पोरेंजिया बनेंगे जिसके अंदर की जूस्पोर बनेगा। जूस्पोर बनने के बाद में क्या होता है, इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो जूस्पोर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो जूस्पोर है वो पहुंचेंगे और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो डिजीज साइकिल है वो भी चलता रहता है। तो डिजीज साइकिल में मेनली आप ध्यान रखना इसका प्राइमरी इन्फेक्शन और इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आपको पता है कि पहले अपने जैसे डिस्कस किया था कि इसके जो स्पोर हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज पे होंगे या तो कहाँ रहेंगे, सोइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेनली अपने को क्या करना चाहिए कि जो सोइल है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है उनको पूरी तरह से काट के और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जैसे डिजीज़ आई हुई है, ठीक है। फर्स्ट इसमें अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट, मतलब कि प्रॉपर साइट का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे एडिक्वेट ड्रेनेज हो, मतलब जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि जैसे बारिश आ गई तो वहाँ पे पानी अगर भर रहा है, तो पानी अगर भरा रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा जो इन्फेक्ट जो पैथोजन है जैसे फंगस है तो वो ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन करेगी और नुकसान पहुँचाएगी अपनी क्रॉप को, ठीक है। तो ऐसी जगह का सिलेक्शन करना चाहिए अपने ओरचार्ड लगाने से पहले, मतलब कि वहाँ पे जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें रिंग मेथड अपनाना चाहिए। जैसे इरिगेशन अगर करो तो इरिगेशन में रिंग मेथड अपनाना चाहिए। अब रिंग मेथड क्या होता है कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरह से एक गड्ढा सा कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है जो स्टेम के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वो तो पूरा वहाँ तो क्या रहेगा, पूरी सोइल से वो कवर रहता है, ठीक है। और उसके थोड़ी सी दूर क्या होता है कि एक ऐसे रिंग सी बना दी जाती है जिसके अंदर की पानी भरेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ट्रंक है, मतलब कि ये जो स्टेम है, तो वो पानी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो रिंग है वो बना दी जाती है जिससे काफ़ी हद तक जो डिजीज़ है वो मैनेज की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इरिगेशन वाटर है, ठीक है, मतलब सिंचाई का जो पानी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ट्रंक के, मतलब ट्री का जो ट्रंक है उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट इन्फेक्शन कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है जो ग्राउंड रूट रहती है उसके ऊपर अगर कोई इंजरीज हो जाती है, मतलब उसका जो बेस रहता है स्टेम का, तो अगर कल्चरल ऑपरेशन अगर करे, अगर अपने उसमें वीडिंग होइंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जो ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो ग्राउंड रूट होती है या फिर जो बेस ऑफ द स्टेम रहता है, मतलब कि जो आधारी भाग रहता है स्टेम का, तो वहाँ क्या होना चाहिए कि कोई इंजरी नहीं आनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई इंजरी अगर आ जाती है तो उससे क्या होता है, जो डिजीज़ है वो फंगस को एंट्री करने के लिए वहाँ पे जगह मिल जाएगी और वो एंट्री कर जाता है और फिर क्या होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगी फंगस, ठीक है। नेक्स्ट है उसका रेजिस्टेंट जो रूट स्टॉक है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे मतलब अपने रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करते हैं उसी तरह से जो फ्रूट क्रॉप रहती है उसमें क्या यूज़ करते हैं, इसका रूट स्टॉक तैयार किया जाता है रेजिस्टेंट, जिससे क्या होता है कि जो डिजीज़ है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, डिजीज़ आएगी नहीं, ठीक है। तो सोर ऑरेंज नाम का जो रूट स्टॉक आता है इसका वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटिंग बोर्डेक्स मिक्सचर। तो ये पैथोजन है, सॉरी फंगस है, तो फंगस को अपने मैनेज करने के लिए क्या करेंगे कि जो प्लांट रहता है, ठीक है, तो प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, ये जैसे इसका जो स्टेम है, यहाँ से आप समझिए कि ये जैसे इसका स्टेम पोर्शन है तो स्टेम के ऊपर अपने क्या करते हैं, बोर्डो मिक्सचर जो आता है बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, तो उसकी पेंटिंग कर देते हैं। मतलब लगभग जैसे बेस पोर्शन है, ये प्लांट का बेस है, ठीक है, तो बेस से लगभग 1 मीटर ऊपर तक, ठीक है, 1 या 1.5 मीटर ऊपर तक क्या करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर की पूरी तरह से पेंटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर फंगस ने वहाँ पे एंट्री ले भी ली है तो वो आगे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, अपने आप ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो या फिर ZnSO4 हो गया, मतलब जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट प्लस लाइन का एक घोल तैयार करके उसके ऊपर पेंटिंग कर देना चाहिए। लगभग इसमें 60 सेंटीमीटर बताया है या फिर मतलब कि 1 या 1.5 मीटर तक हो जाएगा, ठीक है, जो कि ग्राउंड पार्ट से ऊपर की तरफ रहेगा और एटलीस्ट वंस इन ईयर, मतलब कि साल में लगभग एक बार तो जरूर पेंटिंग करनी चाहिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे क्यूरेटिव मेजर, मतलब किस तरह से जो डिजीज़ है वो अपने प्रोटेक्ट, मतलब किस तरह से करेंगे प्रोटेक्शन या फिर क्यूरेटिव मेजर अगर बोले
तो इसके अंदर क्या करना चाहिए कि स्क्रैपिंग द डिजीज पोर्शन, मतलब कि स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, खुरचना, ठीक है। तो जैसे डिजीज पोर्शन है, मतलब जहाँ पे डिजीज जो है वो आ चुकी है, इसमें अपने बात की थी कि जो गम लाइक जो लिक्विड है उसका सिक्रेशन हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए कि शार्प नाइफ से, मतलब कि तेज धार वाला जो चाकू होता है उससे उसको खुरच देना चाहिए, ठीक है। खुरच के उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए वहाँ से, ताकि क्या होगा कि अपने जैसे मेन प्लांट है उसके ऊपर जैसे इन्फेक्शन आ चुका है, लेकिन नेक्स्ट आगे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड आउट होने से रोक सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर प्लांट के ऊपर कोई भी अगर कट लग चुका है, मतलब अगर अपने इंटरकल्चर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग प्रूनिंग जैसे कर रहे हैं, तो अगर कोई प्लांट के ऊपर कट लग गया है तो उस कट को क्या करना चाहिए कि बोर्डेक्स पेस्ट, उसके ऊपर बोर्डेक्स पेस्ट मिला के, बोर्डेक्स पेस्ट बना के और उसके कट सरफेस पे लगा देना चाहिए, जिससे फंगस को एंट्री लेने के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है। या फिर 0.3% फोसिटाइल एयर उधर स्प्रे कर देना चाहिए, उससे क्या होगा कि फंगस अगर है वहाँ पे तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसके जो स्पोर होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। 0.2% मेटालेक्साइल से, मेटालेक्साइल या फिर रिडोमिल नाम से ये प्रोडक्ट आता है, जो कि इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मतलब अच्छा ये केमिकल आप इसको मान सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सोइल ड्रेंचिंग क्या होती है, ठीक है। तो सोइल ड्रेंचिंग क्या होगी कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट की मतलब ये जैसे एक प्लांट है, ठीक है, तो ये इसका जैसे स्टेम पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अपनी खाई सी बना देते हैं चारों तरफ, ठीक है। प्लांट के चारों तरफ ऐसे खाई सी बना देंगे जिसके अंदर की केमिकल डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे आसपास के एरिया में, प्लांट के आसपास अगर कोई स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सोइल में अगर स्पोर प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप ही इससे जो केमिकल अपने डालेंगे उससे उसकी स्पोर की डेथ हो जाएगी, वो स्पोर है वो इनएक्टिव हो जाता है पूरी तरह से, वो हमसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 0.5% उसकी फॉर्मुलेशन यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो इसमें, वो भी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट में अच्छा, मतलब मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो ट्राइकोडर्मा, जो कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। या फिर 0.3% मेटल एक्सेल या रीडोमिल का स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा मेनली इसका मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है सिट्रस गमोसिस डिजीज़। थैंक यू वेरी मच।